तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 28 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। सर आज आपने ये क्या बना दिया है, इसके बारे में बताने वाले हैं। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, इसका अर्थ क्या है वो एक बहुत ही महान व्यक्ति के लिए हम बताने वाले हैं जो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। अब वो आ चुके होंगे क्योंकि वो डेली आते हैं कॉपी करने के लिए। भाई शाम को उन्हें दोनों शिफ्ट पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो कॉपी करने के लिए आते हैं तो पहले उनको सुना दें, ठीक है ना, जिससे कि वो सुन करके और कॉपी करके निकल जाए ना, फिर अपन अपनी क्लास पूरी करते हैं, ठीक है ना। तो देखो उन महाशय के लिए कहना चाहते हैं, तुम कॉपी कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, सबको पता था कि तुम शुक्ला सर की कॉपी कर रहे हो, लेकिन कल तुमने एक गलती कर दी मेरे भाई, है ना। अब देखो तुमने हमारी कॉपी की, हमारे क्वेश्चंस लिए, ठीक है, लेकिन तुमने एक क्वेश्चन में आंसर गलत बता दिया। हमने तो तुमको ब्लॉक कर दिया था, हमने कहा चलो हमारी वजह से किसी घर चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ब्लॉक कर दिया, हमने अब इससे बोलना ही नहीं है। लेकिन कल एक हमारे स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आपने जो लीड बैंक वाला क्वेश्चन कराया है, आपने कहा कि दोनों कथन असत्य हैं और वो महाराज कह रहे हैं कि दोनों कथन सत्य हैं। हमने कहा नहीं, तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसको क्लियर कर देते हैं। तो भाई पहले तुम पढ़ लिया करो कि लीड बैंक होती क्या है, तुमने किस आधार पर वो दोनों सत्य बता दिए हैं, है ना। भाई लोगों को समझाना होता है, बांचना नहीं होता है। आकर के बस उठाया और रामायण की तरह बांच दिया और निकल गए। पता है लीड बैंक क्या होती है? पहले ऑप्शन में ऑलरेडी केबल लगा हुआ है। हमने आप लोगों को ट्रिक से बताया कि कहीं पर भी केबल लगा मिल जाए समझ लीजिए वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो पहला ऑप्शन तो इसीलिए गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में कह रहा है कि लीड बैंक नई बैंकों को मतलब स्थापित करती है। ना भैया, लीड बैंक का काम बैंकों को स्थापित करना नहीं है, बैंकों को स्थापित करने में, उनके समन्वय करने में, जो अन्य लोग हैं उनकी सहायता करना उसका काम है। भाई लीड बैंक क्या होता है पता था ना, ग्वालियर में बाड़े पर SBI है, ठीक है। RBI ने अपनी कुछ पावर्स SBI को दे दी हैं कि तुम वहाँ की सबसे बड़ी बैंक हो, तुमको हम लीड बैंक बना रहे हैं। तुम्हारा काम यह है कि वहाँ पर जितनी भी छोटी मोटी बैंक हैं उनकी हेल्प करना है, उनके जो है समन्वय में तुमको हेल्प करना है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी कि SBI अपनी नई बैंक स्थापित कर देगी और सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी। इस वजह से दोनों ऑप्शन वहाँ पर गलत हो रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोनों ऑप्शन सही बता दिया और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। कम से कम एक्सप्लेन तो कर देते कि दोनों सही है तो क्यों सही है। अब बच्चा कन्फ्यूज हो गया, मान लीजिए दोबारा वो प्रश्न आ गया तो बच्चा दोनों सही लगा करके आएगा तो एक नंबर उसके चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो भाई दिमाग लगा करके पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो होती क्या है लीड बैंक, है ना। पूरा समझाया जाता है, बांचा नहीं जाता है आकर के, ठीक है। रुको लाइट बढ़ाएं पहले। प्राथमिक और द्वितीयक और माध्यमिक क्षेत्र क्या होते हैं तुमने समझाया बच्चों को, हैं, बस आकर के पढ़ दिया और बांच दिया, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी शुक्ला सर के पास आए ही नहीं है। जिस दिन शुक्ला सर के पास आ जाएंगे ना उस दिन लौट के नहीं जाएंगे। और हमारे बच्चे जब जाते हैं तो उनको तुम ब्लॉक ही कर देते हो, है ना, क्योंकि बच्चे हमारे सच्चाई बताने के लिए जाते हैं। तो रोज़ कहते हैं 15-16 लड़कों को लोग रोज़ हम ब्लॉक करते हैं क्योंकि वो अपने लड़के होते हैं, वो यहाँ से पढ़ करके गए हैं, उनको ज्ञान है, वो जा करके जब कहते हैं तो तुम वहाँ पर ब्लॉक मरवा देते हो, ठीक है ना। तो पहले सीखा करो, कुछ नहीं तो यहीं सीख लिया करो, यही एनालिसिस की क्लास ले लिया करो और सीखो पढ़ाया कैसे जाता है। क्या तो कंटेंट डिलीवरी नहीं कर पाते हो तुम, इसलिए हम तुम्हारी कंटेंट को चुरा लेते हैं। इसको कंटेंट डिलीवरी कहते हैं। पढ़ करके बांच दिया रामायण सा, इसको कंटेंट डिलीवरी कहते हैं। एक एक शब्द को समझाया जाता है, उसको कंटेंट डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। तो पहले सीखो उसके बाद करो। आप कॉपी कर लेना आराम से और जा करके पढ़ा देना शाम को, और कुछ सीखा हो तो समझा देना, बच्चों को समझा करके पढ़ाना, ठीक है ना। और आज तुम्हारे लिए कि एक प्रश्न ऐसा डाल रहे हैं जो आज एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है ना। नहीं तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एग्जाम में, क्या तुम्हारे ही एग्जाम में सारे प्रश्न आते हैं? वो सारे प्रश्न क्या केवल तुम्हारे लिए आते हैं, है ना। वो तो एग्जाम में आए हैं तो हम करा रहे हैं। तो आज हमने एक ऐसा प्रश्न डाल दिया जो एग्जाम में नहीं आया, हमने तुम लोगों के लिए अलग से डाल दिया प्रश्न, ठीक है। देख लेना, वो पूरा छाप करके शाम को कराएंगे, या तो आज वीडियो ही नहीं बनाएगा, ठीक है ना। चलो भाई सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोबारा मैं नहीं बोलूँगा, जो हम मुझको बोलना था बता दिया, हम बोलते भी नहीं क्योंकि, लेकिन एक स्टूडेंट ने हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दिया कि सर आपने कहा है कि दोनों का सत्य है, ये कह रहे हैं कि दोनों सत्य हैं, सही कौन सा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सही कर दीजिए। तो हमने आपको समझा दिया लीड बैंक का क्या कार्य होता है। लीड बैंक केवल वहाँ जो RBI होती है उसके एक कह सकते हैं कि हेल्प के रूप में कार्य करता है। वहाँ पर हेल्प बैंक होता है, ना कि वो पूरी बैंक हो जाती कि नया बैंक स्थापित कर दी है ना, इतनी पावर उसके पास में नहीं आ जाती है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब अच्छे से चलते हैं, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सके। तो ये लाइन किसके लिए है और ये फोटो किसके लिए है समझ में आ गया होगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। अब नहीं बोलेंगे दोबारा, ठीक है ना, बीच में बोलेंगे। अब तुम कॉपी करके जा सकते हो, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की जाएगी वीडियो के लास्ट तक। चलिए पहला प्रश्न देखिए,
देश में किसी राज्य को बनाने या दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयोग में लाया जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझा रखा था कि भाई जो आर्टिकल 3 है वो आर्टिकल 3 ये कहता है कि अगर भारत ने किसी देश को जीत लिया, मान लीजिए भारत ने कल पाकिस्तान को जीत लिया, तो पाकिस्तान को ऐसे ही थोड़ी मिला लेंगे अपने में, एक पूरा उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से आर्टिकल 3 में उनके लिए अलग से स्थान रखेंगे, ठीक है ना, उनके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे, भाई तुमको अपने में मिलाया है तो तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था करेंगे, है ना। या फिर किसी अन्य देश को या किसी अन्य राज्य को अगर मिलाकर के दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना रहे हैं, एक राज्य में से दो राज्य कर दे रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया, तो ये सारी चीजें आपको आर्टिकल नंबर 3 में देखने को मिल जाएंगी। आर्टिकल नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय संविधान में नए राज्य बनाने या दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 3 यहां पर प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 3 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। तो क्षेत्रफल या फिर सीमा में बदलाव कर सकते हो। भाई एक राज्य है, इसको तोड़ोगे तो इसका क्षेत्रफल और सीमा में बदलाव होगा ना, तो वो बदलाव कौन करेगा, आर्टिकल 3 करेगा, ठीक है। तो संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है और उसकी सीमा भी बदल सकती है, जिससे कि नए राज्य का गठन कर सके। दो राज्यों को मिला भी सकते हैं। संसद दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके उनके हिस्सों को एक मिला करके एक बड़ा राज्य बना सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आर्टिकल नंबर 3 में देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से लगातार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आज भी कई सारे प्रश्न टॉप 500 वाली साइंस की एमसीक्यू वाली सीरीज से आए थे, उसकी पीडीएफ से आए थे, ठीक है। हिंदी के प्रश्न तो पूरे ही लगभग फंस रहे हैं, बाल गोविंद भगत वाला पूरा ही आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं जो अपने इन सुपर सिलेक्शन नोट्स में सीधे सीधे दिए हैं। इसके साथ साथ जो मैथ्स के प्रश्न है वो मैथ के प्रश्न भी एज इट इज फंस रहे हैं प्रैक्टिस सेट में से, ठीक है। तो आप जिनका भी एग्जाम है, अगले 2 दिन भी अगर आपके पास में समय है तो आप अभी भी इन कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स को लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको वो देख लीजिए। 5 के 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जहां से मैथ के सारे क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट्स में से फंस रहे हैं, जैसे प्रायिकता हो गया, कोण हो गया, शंकु, इसके अलावा जो है आपका बहुपद हो गया, ये सारे प्रश्न वहां से फंस रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा लगभग 2000 के आसपास हम एमसीक्यू करवा चुके हैं और आज सुबह हमने आर्टिकल्स के वो एमसीक्यू करवाए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कथन और निष्कर्ष बना करके, है ना। कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो कैसे प्रश्न बन रहे हैं आर्टिकल्स के, वो आज सुबह हमने वीडियो बनाई है, 12 बजे अपलोड की थी, उसमें सारी चीजें समझा दी हैं। 25 प्रश्न हमने करा दिए हैं, 25 आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं, ठीक है। उसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में हम टेलीग्राम ग्रुप में 5 बजे डाल देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि 25 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए हैं। भाई होमवर्क तो हम सबको देंगे ना, केवल अपने नोट्स वालों को थोड़ी देंगे, सबको देंगे। तो उसकी पीडीएफ हम अपने सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से हमारा टेलीग्राम है उसमें डाल देंगे, ठीक है। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इस नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको दे दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा एमपी पुलिस MPSI की जो आगे आने वाली वैकेंसी है और पटवारी की वैकेंसी है, पंचायत सचिव की वैकेंसी है, वो केवल एक परीक्षा से भरी जाने वाली है और वो है मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा, ठीक है। तो अगर आपको इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि एक बार अच्छे नंबर ले आ लो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, किसी न कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये सामान्य अर्हता परीक्षा के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। क्या क्या है, MPG के है, हिंदी है, रीजनिंग है, साइंस है, DI है, करंट अफेयर है, GK GS है, इसके अलावा जो है आपका कंप्यूटर है ना, मैथ है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मात्र 199 रुपये में मिल रहे हैं। DI वगैरह सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा, वही प्रक्रिया है, इस पर पेमेंट करना 199 का और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जहाँ पर आपको आगे के सारे नोट्स जो है मिलते रहेंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। आप कॉपी कैट वाले तुम भी देख लो, है ना, तुम भी खरीद करके अपने ऐप में अपलोड कर देना, क्योंकि कोई वहाँ से ना तो फोटो कॉपी करा सकता है तुम्हारे ऐप से, ना उसको पढ़ सकता है, पढ़ेगा तो केवल वहीं ऐप में पढ़ेगा। इसीलिए हम ऐप पर देते ही नहीं हैं, सीधे लो भैया, हमारे नोट्स तो सीधे मिलते हैं, तुम चाहे कितनी भी फोटो कॉपी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सांसदों को वेतन भत्ते से संबंधित अधिनियम ये कब लागू किया गया था। भाई देखते हो आप, सांसद लोग एक बार सांसद बन गए भैया, उनका रोला हो जाता है, जिंदगी भर बैठ करके खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको अलग से जो है पेमेंट वगैरह दिया जाता है, उनकी सैलरी निर्धारित रहती है। सैलरी के अलावा सांसद निधि में अलग से पैसा आ जाता है और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन अलग से मिलती है। तो ये सारे नियम बनाए कौन से जो है, कब बनाए गए थे, टाइमिंग पूछ रखी थी। 1954 में ये सारे नियम बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन संबंधी अधिनियम को संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संबंधी अधिनियम 1954 एक्ट बनाया गया था, जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया था, ठीक है।
यह अधिनियम 1 जून 1954 को प्रभावी हुआ था। इस मूल अधिनियम के तहत सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते और पूर्व सांसद की पेंशन से संबंधित सभी प्रावधान और नियम निर्धारित किए गए। अब तुम समझो कि बोल क्या रहा है भाई, ये एक्ट आया 1954 वाला, 1 जून 1954 से प्रभावी कर दिया। अब लोग जो भी सांसद बनेंगे उनको क्या क्या पेंशन मिलेंगे, क्या दैनिक भत्ते मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी सुविधाएं इसमें बता रखी थी। लोगों का ये मजा आ गया भैया, कैसे भी सांसद बन लो एक बार। देखा तुमने वो एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका, है ना, तो वो चापलूसी कर करके बन गई अब सांसद, और उसका तो काम हो गया, ठीक है ना। अब आराम से चलते रहेंगे, जिंदगी भर के लिए ऐसा हो गई, ठीक है। तो सांसद बनना जो है यहाँ पर फायदेमंद हो गया इन लोगों के लिए। अच्छा, ये लोग अपने लिए कोई भी कानून ले आएंगे ना, तो वो पॉजिटिव कानून ही लेकर के आएंगे। अगर इनके तुम कह दो कि भाई तुम्हारा वेतन भत्ता कटेगा, तो ये कानून पास ही नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो इनका अलग ही रोल रहता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, अगला पूछा गया यूरोप के एकीकरण के बाद वहाँ का राजा कौन बना था। ये एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया भाई, कौन से राजा के बारे में बात की जा रही है। भाई यूरोप में तो 2 राजा बने थे, एक जर्मनी में, एक इटली में। चलो हम दोनों पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, दोनों पढ़ लेंगे, अपच थोड़ी हो जाएगी, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत। देखो, तो यूरोप कोई एक देश नहीं बल्कि एक महाद्वीप है, इसलिए संपूर्ण यूरोप का कोई एक राजा कभी हो ही नहीं सकता है। हालांकि 19वीं सदी में यूरोप को 2 प्रमुख देशों का एकीकरण हुआ, जहाँ एकीकरण के बाद में जो है राजा बने थे। कौन कौन बने थे, तो जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। गैरिबॉल्डी को आप जानते हैं, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है ना। जो हमने यूरोप का राष्ट्रवाद वाली पीडीएफ दी है, यूरोप का राष्ट्रवाद वाली क्लास कराई है। जब करा रहे थे क्लास तो लोग कह रहे थे अरे सर ये क्या करा रहे हो, ये थोड़ी पूछा जाएगा। हमने कहा भैया ये व्यापम है, एमपीएसबी एप्ट है, ये कुछ भी पूछ सकता है ना। तब अच्छी नहीं लगी थी, अब उसमें से प्रश्न आ रहे हैं, अब भड़बड़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखो जर्मनी 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद इस प्रेसिया के राजा विल्हेम प्रथम जो है वो जर्मन साम्राज्य के पहले सम्राट यानी कि काइजर बने थे। दूसरा इटली की बात करते हैं। 1861 में इटली के एकीकरण की पूरा होने के बाद सार्डिनिया पीडमेंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का पहला राजा बनाया गया था। 1861 की बात की गई है, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपसे पूछा गया होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रश्न आ गया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद को किसने जगाया था। जो मध्यम वर्गीय थे उन लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाया था, ठीक है। देखिए जैसे अपने यहाँ 1857 की क्रांति किसने की थी, तो सैनिकों के द्वारा की गई थी। बेसिकली उसमें सैनिक लोगों ने भाग लिया था और किसी ने नहीं भाग लिया था। भाई किसान अपना काम कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे ना, और जो अमीर लोग थे उनको कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा अरे होने दो, हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो वो किसान वो जो है सैनिकों ने की थी। वैसे ही यहाँ पर जो क्रांति हुई थी वो मध्यम वर्गीयों के द्वारा की गई थी। देखिए कैसे, तो यूरोप में राष्ट्रवाद को मुख्य रूप से शिक्षित एवं उदारवादी मध्यम वर्ग, जिसे उद्योगपति, व्यापारी और पेशेवर लोग शामिल थे, इन लोगों ने जगाया था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद में इस वर्ग ने राष्ट्रीय एकता, संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो इन लोगों के पास में क्या था, इन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी। भाई यहाँ पर भी किसान इतना इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही जो गरीब व्यक्ति था उतना इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा भाई जो भी बनेगा हमें तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर समस्या हो रही थी मध्यम वर्गीयों को, तो मध्यम वर्गीयों ने जो है यहाँ पर राष्ट्रवाद को उजागर किया था, ठीक है। आगे बढ़े भाई, जैसे जैसे जिसको समस्या होती जाती है वैसे वैसे इसमें शामिल होता जाता है। जैसे 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी तो उस समय शुरुआत में राजाओं को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे उनको पता चला कि अरे ये तो जो है हड़प नीति लगा दी है, यानी कि हमारे राज्य को हड़प ले रहे हैं, तब सब लोग इसमें शामिल होने लगे, है ना। जैसे नाना साहब शामिल हो गए क्योंकि उनकी पेंशन बंद कर दी। झांसी की रानी शामिल हो गई क्यों, क्योंकि उनका जो दत्तक पुत्र था उसको वो लोग राजा नहीं मान रहे थे। तो ऐसे ऐसे जिसको जिसको परेशानी होती गई वो 1857 की क्रांति में शामिल होता गया और 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि भाई देशद्रोही कहीं तो है नहीं, तब भी थे और आज भी हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम हो गया था, नहीं तो भारत 1857 में आज़ाद हो जाता अगर रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प की गई होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या क्या कार्य किया था। गांधी जी के कार्यों से प्रश्न पूछा गया, जैसे कि उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी, तो ये सारे उन ऑप्शंस में दिए गए थे। देखिए तो गांधी जी द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, उपाधियों का त्याग। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दिए गए केसर हिंद और अन्य पदक वापस लौटा दिए। संस्थानों का बहिष्कार किया गया। भाई भारतीयों ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों, विधान परिषदों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जला दी, ठीक है ना, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लोगों ने केवल स्वदेशी और खादी का उपयोग करना शुरू कर दिया। गांधी का देखो हम अपना कपड़ा खुद बनाते हैं, चरखा चलाते हैं, आज से तुम लोग चरखा चलाओ और अपना कपड़ा खुद बनाओ, ठीक है। ये विदेशी कपड़े कोई कल से पहने हुए मत दिख जाना, ठीक है ना। तो लोगों ने कहा या गांधी जी गुस्सा हो गए तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो जला देते हैं होली, तो सारे कपड़े जला मारे, ठीक है। चरखे को प्रोत्साहन दिया। आत्मनिर्भरता के लिए गांधी जी ने हर घर में चरखा चलाने और खादी अपनाने पर जोर दे दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर दी। भाई खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने देश में अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर दी। अच्छा खिलाफत आंदोलन जानते हो ना क्या हुआ था, क्योंकि जो खलीफा था ना उस खलीफा को हटाने की बात होने लगी। तो खलीफा को हटाने की बात से क्या हुआ, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थी वो सब लोग नाराज हो गए कि खलीफा को कैसे हटा रहे हो। तो गांधी जी का ये सही मौका है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुम मुसलमान लोग जितने भी वो देखो तुम्हारे खलीफा को वो लोग हटा रहे हैं, हमारे साथ में आ जाओ। इधर हिंदुस्तान वाले तो साथ में थे, मतलब हिंदू लोग तो साथ में थे ही, तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बन गया कौन, असहयोग आंदोलन। लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाया ना। ये भी आंदोलन जो है इतना पावरफुल था कि अगर चाहते तो वहाँ भी भारत आज़ाद हो सकता था जो है असहयोग में। लेकिन फिर क्या हुआ 1922 में वही गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हो गया और फिर सिस्टम गड़बड़ा गया भैया, है ना। चलो
अगला देखिए, ये आपका स्ट्रैटेजी के पूछा है, पहली ग्लोबल समिति कौन से देश में हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है ना। अब एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ पर भी नहीं मिल पाया है, तो हम देख लेते हैं भाई कौन कौन सी पहली ग्लोबल समिति कौन कौन सी महत्वपूर्ण हुई हैं, उन सबको पढ़ लेते हैं। को पढ़ लेंगे तो अगर नॉलेज हो जाएगी, कोई समस्या थोड़ी हो जाएगी, है ना। देखिए, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। ये फर्स्ट अर्थ समिट जो है पृथ्वी और विकास पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये प्रश्न अलग से भी पूछा गया साइंस में, ठीक है ना, पर्यावरण का प्रश्न है। उसके बाद में भाई ये पहला जलवायु देख लेते हैं, जिसे हम UNFCCC COP1 कहते हैं। ये जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों का पहला सम्मेलन 1995 में जर्मनी बर्लिन में आयोजित किया गया था। पहला विश्व शिखर सम्मेलन देख लेते हैं, तो ये जो आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट देख लेते हैं। सरकारों और वैश्विक प्रशासन का पहला शिखर सम्मेलन 2013 में दुबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। फिर शिखर सम्मेलन 2018 वाला देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण है। क्या है ये? ग्लोबल मोबिलिटी समिट जो है भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन है, 2018 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। फिर ग्लोबल बिग कैट समिट देख लेते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ग्लोबल बिग कैट समिट जो है बाघों और अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 2026 में भारत में आयोजित होने के लिए निर्धारित है, भारत में होने वाला है। क्यों? अच्छा, भारत में ही क्यों हो रहा है? तो आप जानते हैं कूनो पालनपुर जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है अपना MP में जो है ना, तो वहाँ पर चीते वगैरह ले आए हैं, भारत वालों ने चीते ले आए हैं, ठीक है ना। तो चीते आने से यहाँ पर ये हो गया कि देखो भारत कितना मतलब कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चल रहा है कि भाई चीतों को और अन्य जो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ हैं उनको बचाने का काम कर रहा है, अपने यहाँ उनकी बढ़ोतरी कर रहा है। तो इस बार की जो समिट होगी बिल्लियों के संरक्षण के लिए, बड़ी कैट के लिए जो समिट होगी वो भारत में होगी। मेरे भाई पहले से ही घोषणा कर दी, भाई भारत वाले खुश हो गए, चलो अपनी तो विश्व में पहचान तो हो रही है, अपन कुछ अच्छा काम तो कर रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आसियान संघ। आसियान संघ जो है वो कौन सी समिति की सिफारिश से बना था? कुल मिलाकर पूछा कि भाई आसियान संघ जो बना था वो किन देशों ने मिलकर के बनाया था, क्यों बनाया था? आसियान संघ से प्रश्न आया था। स्टैटिक का प्रश्न है, देखिए आसियान किसी विशेष समिति या सिफारिश से नहीं बल्कि 5 देश, कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इनके द्वारा 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में आसियान घोषणा पत्र, जिसे बैंकॉक घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है, पर हस्ताक्षर करके सीधे एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? बेशक गूगल पर सर्च कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं हम साइंस की, और साइंस के प्रश्न अपने पास में ज़्यादा है। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें, पानी पी करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। गर्मी बहुत है मेरे भाई, आपको हर 10-15 मिनट पर 2 घूंट पानी जरूर पीना है, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर बहुत गर्मी पड़ती है, पसीना निकलता है, पसीना निकलने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर अंदर से कमजोरी सी महसूस होने लगेगी, है ना भाई। हमको तो दिन भर पढ़ाना है मेरे भाई, है ना। सुबह जाना है कोचिंग्स में, वहाँ पर 2 क्लास लेकर के आना है। ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जहाँ पर यूट्यूबरों को खड़ा नहीं होने दें, ठीक है ना। शिक्षक ही वहाँ पर जा पाते हैं, ठीक है। और 1,000-1,500 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जो यूट्यूबर लोग हैं ना, वो यूट्यूबर जाएंगे तो पैर कांप जाएंगे। वहाँ पर बंद कमरे में AC में पढ़ाने में और 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है मेरे भाई। बंद कमरे में कुछ भी बोल लो, कोई नहीं पूछ रहा है। वहाँ लड़के हाथ उठा देते, सर ये नहीं समझ में आया, चलो बता दो, है ना। तो पूरा डाउट क्लियर करना पड़ता है। वहाँ जाकर के बाँचना नहीं होता है कि भाई रामायण की तरह बाँच दिया, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और फिर उसके बाद में कोई अगर पूछ रहा है, अरे इसने मुझसे प्रश्न कैसे पूछ दिया, ब्लॉक मारो इसको, ब्लॉक मारो, प्रश्न कैसे पूछ दिया इसने, है ना। तो ये नहीं करना होता है, ठीक है। चलो, रियो सम्मेलन के कथन वाले प्रश्न आए थे, तो रियो सम्मेलन को हम एक तरफ से पूरा देख लेते हैं, है ना। कथन बना करके पूछा गया था। एक काम ना करें, कथन वाले प्रश्न कैसे आ रहे हैं इनके ऊपर एक वीडियो नहीं बना दें भाई। कथन वाले प्रश्न कैसे बना रहे हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है ना, तो एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। जैसे आज हमने आर्टिकल वाला बना दिया है, जोड़ी मिलाने वाला। चलिए, तो रियो सम्मेलन, जिसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, 3 से 14 जून 1992 के बीच में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अच्छा, आप जानते हैं गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जहाँ पर चीनी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो ब्राज़ील है, ठीक है। तो ब्राज़ील को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास में भी काम करना था। अच्छा, इन्होंने किया क्या इसमें, क्या क्या जो है मतलब बोलिए एक्शंस क्या क्या किए ये इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए? तो रियो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य एजेंडा 21 बनाया गया, यानी कि 21 कर्तव्य निर्धारित किए गए कि ये 21 कर्तव्य अगर करेंगे तो हमारी पृथ्वी बच जाएगी। जो अगर नहीं करते हैं तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी कभी भी समाप्त हो सकती है ना। देखिए, तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना थी जिसका मुख्य लक्ष्य गरीबी और पर्यावरणीय क्षति से निपटना था। जलवायु तो इसका क्या काम था? इसका काम था भाई जितना भी पर्यावरण से नुकसान हो रहा है इसको सही करना, ये जो है एजेंडा 21 का उद्देश्य था। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इस संधि का गठन किया गया था। ग्रीन हाउस गैसें जानते हैं ना, ग्रीन हाउस गैसों में आपकी सबसे ज़्यादा पावरफुल है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
उसके बाद CFC, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये गर्म गैसें होती हैं। इनके बारे में वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, फिर से बताएंगे तो पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, समताप मंडल में कैसे पाई जाती है, ओजोन परत छेद हो रहा है, पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, अगर हम तक पहुँच गई तो क्या होगा, कौन इसको नुकसान पहुँचा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा चुकी हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। जैव विविधता की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों की विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया गया। मरुस्थलीकरण रोकथाम, जैसे अभी अरावली पर्वतमाला को समाप्त करने वाले थे, आपको पता है, और अगर अरावली समाप्त हो जाती तो रेगिस्तान जो है वो दिल्ली में घुस जाता, चारों तरफ रेत ही रेत होती। तो इसको भी रोकने का काम जो है एजेंडा 21 यानी कि यही जो है आपका रियो डी जेनेरियो सम्मेलन वाला ऑप्शन लेकर के उन्होंने इसको रोक दिया, अरावली के उत्खनन को रोक दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो है एनर्जी के बारे में पूछा गया था, जिसमें दिया गया था पानी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, कोयला हो गया। इसमें नॉन रिन्यूएबल कौन सी है? अच्छा, हमने आपको समझाया कि भाई नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, नवीकरणीय वो ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी, हमको दोबारा प्राप्त हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, है ना, पानी हो गया, अभी तो पानी भाई उपलब्ध है ना, कुछ वो बाद की बात है कि भाई पानी 70% है, समुद्र थोड़ी सूख जाएंगे, है ना। तो जब कंडीशन आएगी तो समुद्र के लिए आरओ बना लिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो कंडीशन अभी तो आखिर आने वाली नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये नवीकरणीय में आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे नवीकरणीय में? और गैर नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? गैर नवीकरणीय का मतलब होता है कि एक बार खत्म हो गई तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। कौन हो जाएगा इसमें? जैसे कोयला हो गया भाई, कोयला का उत्खनन कर रहे हैं बहुत तेजी से, है ना, और ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के मतलब कि इसको हटाने के चक्कर में मतलब कि इसकी जगह पर और क्या यूज कर सकते हैं, तो फिर वही CNG चली। CNG के बाद में फिर ये लगा भाई CNG भी खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा एक काम करो, सौर ऊर्जा से काम चलाओ, सौर ऊर्जा से काम चल रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वाहन आ गए, वाहन आ गए, है ना। तो ये सब इसको परिपूर्ण करने के लिए ही आए हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो कोयला एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसका भंडार सीमित है और इससे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसके विपरीत सौर ऊर्जा हो गया, पानी हो गया यानी जल विद्युत हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से लगातार उत्पन्न होते रहते हैं और कभी भी समाप्त नहीं होते। भाई पानी तालाब में है, ठीक है, सूरज निकला, पानी तालाब का सूखा, ऊपर गया, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद में बारिश हुई, वापस से पानी तालाब में आ गया, फिर सूखा, फिर ऊपर गया, वाष्पीकरण हुआ, पानी बारिश हुई, आ गया, है ना। तो ये प्रक्रम चलता रहता है, ये जल चक्र चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है ना। तो ये क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये हमें दोबारा प्राप्त हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोयला खत्म हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया ना भैया, तो फिर तरस जाएंगे, है ना। लाइब्रेरी में रखा मिला करेगा, कह रहे भैया कभी कोयला हुआ करता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अच्छे से आपको बता रखा है कि भाई वाहन जो होते हैं इनके साइड में, अभी कल ही परसों भी कराया था शायद, कि ये आपकी मान लीजिए बाइक है, ये मीटर लगा हुआ है, ये आपका साइड मिरर है। साइड मिरर में कौन से दर्पण लगते हैं? पहली बात, साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये क्लियर होता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगता है? तो उत्तल दर्पण लगता है। अब ये कह रहे हैं कि इस दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आइए पूरा आपको समझा देते हैं, प्रतिबिंब वगैरह सब कुछ समझा देंगे और क्यों ऐसा प्रतिबिंब बनता है वो भी आपको समझा देंगे, है ना। बांचने वाला काम थोड़ी अपना, अपन तो पूरा समझाते हैं। देखिए, तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा वाहनों के पीछे का दृश्य देखने पर प्रतिबिंब की मुख्यतः विशेषता इस प्रकार है। पहली बात, आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है, आकार में छोटा रहता है। भाई अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और तुम्हारा तो मिरर इतना ही बड़ा है ना, तो कैसे तुमको पूरी की पूरी एम्बुलेंस दिख जाती है या पूरी की पूरी ट्रक दिखाई दे जाती है? क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, उस प्रतिबिंब को छोटा बना देता है। भाई इसका काम ये रहता है कि कोई भी बड़ी चीज अगर आ रही आने दो, इसको सिकोड़ करके छोटा कर देगा, एक जगह पर केंद्रित कर देगा, यानी कि प्रतिबिंब को छोटा बना देता है। छोटा बना देगा तो हमारे साइड मिरर में दिखने लगेगा। ये काम उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। तो आकार में छोटा, उत्तल दर्पण वस्तु के वास्तविक आकार की तुलना में बहुत छोटा प्रतिबिंब बना देता है। व्यापक दृष्टि क्षेत्र, यह दर्पण पीछे के एक बहुत बड़े हिस्से या चौड़े क्षेत्र को, जैसे कि सड़क के दोनों किनारों कई वाहनों को एक छोटे से दर्पण में समेट करके हमको दिखा देता है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर उसकी इमेज कहां पर बनेगी, यह आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब अवतल दर्पण यानी जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है ना। बीच में से क्या होता है, पतला होता है, किनारों पर चौड़ा होता है, ठीक है। उत्तल कैसा होता है? उत्तल बीच में मोटा होता है, किनारों पर मतलब बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। देखिए, सामने किसी वस्तु को मुख्य फोकस ऐप पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, यानी कि इन्फिनिटी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। भाई बनता ही चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अच्छा, इसका उदाहरण जानते हो कौन सा है? भाई तुम अगर कभी तुमने सेविंग कराने या फिर बाल कटाने गए तो हो ही, ऐसा तो है नहीं कोई बाल ही रखा है ना, कटा नहीं रहा है। जब तुम सैलून में गए होगे तो तुम देखते हो तुम्हारे पीछे जो मिरर लगा है ना, और तुम यहाँ पर बैठे हुए, तो तुम्हारी जो प्रतिबिंब बनता है भाई वो बनता ही चला जाता। तुम देखोगे पता नहीं अनगिनत तुम्हारे प्रतिबिंब बने पड़े हैं, है ना। पीछे देखते चला, तुम्हारा सर ही सर दिख रहा होता है, दूर तक सर ही सर दिख रहा होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर अवतल
दर्पण लगा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। और उसको इतने डिग्री एंगल पर झुका कर रखते हैं कि तुम्हारा जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता चला जाता है। बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं, तुम पता ही नहीं कर पाते हो कि कितने प्रतिबिंब हमारे बने रहे। कभी महसूस करना है ना, अपने आगे वाले मिरर में देखना, तुम्हारे सर के न जाने कितने प्रतिबिंब बनते चले गए होंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और तुम्हारे सिर को उन्होंने फोकस पर रख रखा है। फोकस पर रख रखा है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसकी स्थिति क्या होती है? तो भाई प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत अत्यधिक बड़ा बनता है और फिर आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मैग्नीफाइंग तुम्हारा जो है प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा यानी रियल होगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, बहुत अच्छे से आपको हमने समझाया था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिला दोगे तो क्या बनेगा। चलिए देखो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को आपस में मिलाने पर क्या बनेगा। देखो पहली बात तुमको ये क्लियर होना चाहिए भाई, प्रबल अम्ल है तो जो भी बनेगा वो अम्लीय बनेगा। क्यों? क्योंकि पावर किसकी ज़्यादा है? पावर भाई अम्ल की ज़्यादा है ना, क्षार तो दुर्बल है, तो ये कंफर्म हो गया कि अम्ल बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा वो प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रबल अम्ल जैसे कि HCl है हो गया, दुर्बल क्षार कौन हो जाता है? NH4OH हो गया या फिर तुम्हारा इनो हो गया, NaOH हो गया। इनको मिलाने पर एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आपको पेट वाला बताया था ना, पेट में हमारे HCl होता है, हमने कुछ ऐसा समोसा छोला पकौड़ी खा लिया तो फिर क्या हुआ? पेट में हमारी एसिडिटी हो गई, यानी कि वहाँ का पूरा जो माहौल था वो कैसा हो गया? अम्लीय हो गया है। अब तुम कह रहे हो सर बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया और खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, फिर हम कहेंगे एक काम करो इनो पी लो। इनो क्या है? इनो क्षार है। अब ऊपर से क्षार गया, अंदर अम्ल था, ठीक है ना, और ये भी पावरफुल क्षार है और ये अम्ल जो है वो भी पावरफुल है। अब पावरफुल दोनों हैं। अब अगर ये दोनों मिलेंगे तो वहाँ पर उदासीन हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, ऐसी स्थिति में अम्ल ही बनेगा, ठीक है ना। तो कभी कभी तुम क्या करते हो, तुमको आराम नहीं होता है, तुमने इनो नहीं कुछ और दवाई पी ली, ठीक है ना, और वो दवाई कैसी थी? वो दुर्बल क्षार था, ठीक है। अब तुमने पी लिया, अरे सर बहुत पी लिया, लेकिन 2-3 बार पी लिया पर आराम नहीं हो रहा है। कोई फर्जी तुमने जो है वो पी लिया, इनो पी लिया, फिर को सर आराम नहीं हो रहा है। आराम कैसे होगा मेरे भाई? वो तो दुर्बल क्षार पी लिया ना तुमने, तुमको अच्छा वाला क्षार पीना चाहिए था, तभी तो बराबर होता। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि अम्ल तो अंदर प्रबल था, तुमने दुर्बल क्षार पी लिया, तो अभी भी माध्यम कैसा है? अम्लीय ही बना रह गया है। अब तो समझ में आ गया होगा ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और विलयन का pH मान 7 से कम हो जाता है। 7 से कम जैसे ही हुआ वैसे क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, दो अम्ल को जल में मिलाने पर क्या प्रक्रिया होगी? जल्दी मिलेंगे या देर से घुलेंगे? देखो दो अम्ल हैं, उनको जल में अगर मिलाते हो तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अम्ल देर से नहीं बल्कि जल में बहुत जल्दी और आसानी से घुल जाता है, ठीक है। तो अम्ल जो है वो जल में बहुत जल्दी और आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, CH3COOH हो गया, इनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो जल में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जल में अम्ल मिलाने की प्रक्रिया और सावधानियां निम्नलिखित हैं। तीव्र ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, जब सांद्र अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। कैसे? देखो जैसे कि ये HCl हो गया, ठीक है। HCl को अगर तुम जल में मिलाओगे ना तो बहुत तेजी से साथ में क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी, गर्म हो जाएगा पूरा गिलास तुम्हारा जो है वो गर्म हो जाएगा और अम्ल के साथ मिलकर बहुत तेजी से घुलनशील हो जाते हैं। लेकिन अत्यधिक ऊष्मा निकलने के कारण मिश्रण बहुत तेजी से उबल सकता है भाई, ठीक है। तो तुमको बच करके ये काम करना है। अगर पानी में HCl मिला रहे हो तो बहुत सावधानी से मिलाना, क्योंकि बहुत जल्दी वो पूरा मेटल जो है वो गर्म हो जाएगा। चलो, एस्टरीकरण का प्रश्न पूछा गया था कि एस्टरीकरण में उत्प्रेरक क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? तो एस्टरीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करके एस्टर और जल का निर्माण करता है। इस धीमी उत्क्रमणीय अपक्रिया को तेज करने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए एक अम्ल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। और अम्ल उत्प्रेरक के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? HCl का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमेशा अम्ल का ही प्रयोग किया जाएगा उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगर देखो, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देती है? ये तो बहुत आसानी से समझने वाली है भाई। जैसे विद्युत मोटर है ना, विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर में होता है कि भाई ये जैसे तुमने इसमें विद्युत दी, यानी कि तुमने कौन सी ऊर्जा दी? तुमने विद्युत ऊर्जा इसको दी है। मोटर चालू हो गई मेरे भाई, मोटर चालू हो गई है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। अब ये पानी निकलेगा कैसे? क्यों? क्योंकि जो तुमने विद्युत ऊर्जा दी है ना, उसको मोटर क्या कर रही है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रही है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है, जिससे क्या है कि वो आर्मेचर जो है वो तेजी से घूमने लगता है। और जैसे ही वैसे उसने क्या किया? नीचे से पानी खींचना चालू कर दिया और पंप से पानी निकलने लगा और तुम्हारा खेत पूरा भर गया, ठीक है ना। यही काम यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है कि काम कर रहा है ना, यहाँ पर ये आर्मेचर काम कर रहा है। पहले यही काम व्यक्ति लोग करते थे। वो क्या करते थे? कुएं से पानी खींचते थे, तो वो भी क्या कर रहे थे? यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। और समझ में आ गया, एक जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है।
तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह उपकरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के प्रवाह का उपयोग करके घूर्णी गति यानी रोटेशनल उत्पन्न करता है। रोटेशनल उत्पन्न करने से क्या होता है, जो आर्मेचर है वो घूमने लगता है और फिर उसके बाद में पानी निकलने लगता है। ठीक है मेरे भाई। चलो, विभवांतर की एसआई यूनिट पूछी गई थी, तो वोल्ट जो है विभवांतर की एसआई यूनिट होती है, इसे कैपिटल V के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला, सोलर कुकर में काले रंग की पट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है। सोलर कुकर आपने देखा है, लगातार 2 दिन से ये प्रश्न आ रहा है सोलर कुकर वाला। सोलर कुकर में काले रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं, बताते हैं। काला रंग क्या करता है, काला रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। सफ़ेद रंग क्या करता है, सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश को वापस लौटा देता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में हल्के और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनो, उससे क्या होगा, सूरज का प्रकाश आएगा, सफ़ेद रंग उसको वापस कर देगा, गर्मी कम लगेगी, है ना। सर्दियों में काले कपड़े पहनो, क्यों, काला रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा और तुमको गर्मी प्रदान कर देगा। यही काम होता है उसमें सोलर कुकर में। सोलर कुकर में पकाने के लिए कोई बिजली तो होती नहीं है भाई, सूर्य की रोशनी से वो खाना पकेगा, तो क्या करते हैं, काला रंग लगा देते हैं। काला रंग लगाने से क्या होगा, सूरज की रोशनी जैसे आई सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, गर्म बहुत जल्दी होगा, है ना। गर्म जल्दी होगा तो भाई खाना पक जाएगा। यही पूरा सिस्टम है। देखो, सोलर कुकर में काले रंग की पट्टी या पेंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि काला रंग ऊष्मा गर्मी का अच्छा अवशोषक होता है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को, प्रकाश को अधिकतम मात्रा में सोखकर ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, जिससे कुकर का अंदरूनी तापमान तेजी से बढ़ता है और खाना जो है वो जल्दी से पक जाता है। अच्छा, सोलर कुकर में किसी ने खाना बनाया भाई, मैंने आज तक नहीं बनाया। सौर सेल पैनल का यूज़ तो किया है, लेकिन सोलर कुकर का यूज़ नहीं किया है ना। चलो, कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को पचाने का काम करता है, तो इसको हम एमाइलेज कहते हैं, टॉयलिन भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे लार में पाया जाता है और मुंह से ही खाने का पाचन शुरू कर देता है। देखिए, तो एमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च को पचाने का मुख्य कार्य करता है। यह स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके साधारण शर्करा जैसे कि माल्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शरीर आसानी से पचा लेता है। देखो, शरीर डायरेक्ट जो है आपके स्टार्च को पचाने का काम नहीं कर पाता है ना, तो इसलिए हमारे शरीर में कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, इस स्टार्च को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। किसमें, माल्टोज और ग्लूकोज में। अब माल्टोज और ग्लूकोज को तो हम पचा ही लेते हैं ना भाई, ग्लूकोज पीते नहीं, ग्लूकोन डी पानी में डाल करके, अगर पचेगा नहीं तो काहे पिएंगे। अब ग्लूकोज में टूट गया स्टार्च, अब आसानी से हमारा शरीर पचा लेगा और हमको जो है ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारे लार में पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो मादा स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण अंडाशय ओवरी में होता है। अंडाशय से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी देखिए, तो महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, अंडाशय के भीतर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, ठीक है। हार्मोन कौन कौन सी होती हैं, तो ये अंडाणु बनाने के साथ साथ प्रजनन चक्र को भी नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये उत्पादन करता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये जब गर्भधारण स्त्री कर लेती है तो फिर जब डिलीवरी होती है उसमें भी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है निभाते हैं। अगर ये दोनों कम निकलते हैं तब कैसी स्थिति आ जाती है भाई, अब तो सिजेरियन करना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों पर्याप्त मात्रा में निकलें तो कभी भी सिजेरियन की आवश्यकता ना पड़े और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं अरे एक काम करो सिजेरियन कर दो, कुछ जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर ये पर्याप्त मात्रा में है दोनों तो फिर सिजेरियन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे कैसे, इसके लिए तुम्हें हरी सब्जियां खाना पड़ेगा, है ना, लेटे नहीं रहना है, काम धाम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। चलो, हिंदी की बात करते हैं। बाल गोविंद भगत से 5 प्रश्न आए हैं डायरेक्ट मेरे भाई, ठीक है। बाल गोविंद भगत आपको बहुत अच्छे से पाया था, कबीरदास का जो है ये गुणगान करते थे और अपने खेती करने के बाद में खेती करने जाते थे, गाना वाना गाते थे ये, ठीक है ना, खेतों में, ठीक है। उसके बाद में अपनी खेती पूरी काट करके कबीर वाले जो वो था आश्रम था ना, उसमें जा करके जमा कर देते थे, वहाँ से जो मिलता था उससे अपना काम चलाते थे। इनका एक बेटा था जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, बेटा मर गया तो इन्होंने जो है उसको जो मतलब अग्नि दिलवाई थी उसकी पत्नी से दिलवाई थी, सारी रूढ़वादियों को तोड़ते हुए, ठीक है ना। और पत्नी को उन्होंने क्या किया था, मतलब जो उनकी पत्नी थी उसके बेटे की, उसको उसके भाई के साथ भेज दिया था कि तुम इसको ले जाओ, इसकी दूसरी शादी कर देना, ठीक है ना, इसका जीवन खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, तो ये लगातार गंगा यात्रा करते थे और गंगा यात्रा जब भी जाते थे तो खाते पीते नहीं थे कुछ, ठीक ना, तो धीरे धीरे वो कमजोर होते चले गए और इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के आधार पर ये आपको बाल गोविंद भगत से 5 प्रश्न बने थे। तो कहानियां पूरी पढ़ लेना, नोट्स में हमने पूरी कहानी पूरी किताब छाप करके दे दी मेरे भाई, कहानियों वाली, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रिंट निकलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, नागार्जुन से 2 प्रश्न आया था, वो यह दंतरित मुस्कान वाला जो है वहाँ से 2 प्रश्न आए थे। बताया था ना नागार्जुन के बारे में कि नागार्जुन जब नौकरी करने गए थे तो भाई उनका जो बच्चा था वो बहुत छोटा था, जब वो लौट करके आते हैं बच्चा 2 साल का हो गया है। अब बच्चा पिताजी को पहचानता नहीं है, अंदर भाग जाता है, फिर पिताजी आकर के बैठते हैं खटिया पर, उसके बाद में बच्चे की और पिताजी की निगाहें जब मिलती हैं बच्चा मुस्कुरा देता है, छोटे छोटे दांत उसको दिख जाते हैं, उनके छोटे छोटे दांत जो हैं, ये कौन से दांत बना दिए सर ये तो चिंग चैंग के दांत बन गए हैं, ठीक है ना, जो भी हो, तो ये वाले दांत जो हैं वो उनके पिताजी को यानी नागार्जुन को दिख जाते हैं। फिर नागार्जुन को इतने ये मुस्कान इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि उन्होंने एक कविता ही लिख दी, यह दंतरित मुस्कान, ठीक है मेरे भाई। चलो,
घना अंधकार का संधि विच्छेद क्या होगा पूछा गया था। 2 प्रश्न दोहे के पूछे थे, करण कारक, अलंकार, मुहावरे और गद्यांश पद्यांश, ये 5 नंबर के तो आ ही रहे हैं। गणित में बात करते हैं, कुछ खास चेंजमेंट नहीं है, बस ये है कि आज माध्य माध्यिका बहुलक से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये भी चेंजमेंट आज देखने को मिला है। ठीक है, बाकी द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न, अलजेब्रा से 1, प्रायिकता से 2 प्रश्न, शंकु का आयतन, ट्रिग्नोमेट्री, एपी से 1 प्रश्न आया था, एपीजीपी में रिलेशन देकर के 1 प्रश्न पूछा गया था, वॉल्यूम के 2 प्रश्न, बहुपद शून्यक और 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ से प्रश्न आया था। चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में ब्लैक एरोप्लेन वाली जो है कहानी आई थी, यहाँ से 5 क्वेश्चन बने थे। जैसा कि आपको पता है गद्यांश पद्यांश दिए हुए हैं, तो 10 नंबर के जो है प्रश्न अलग से बन रहे हैं, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था ब्लैक एरोप्लेन वाली जो कहानी है, ठीक है ना। तो वो पूरा आज जो है 5 क्वेश्चन वहाँ से बने थे। ये वाली कहानी भी हमने आपको दे रखी नोट्स के साथ में, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में वर्ब का एक एरर पूछा गया था, ऐसे में से एक आया था, मतलब पूरा ऐसे नहीं आया था, ऐसे का कंडीशंस दी गई थी, अगर ऐसे ऐसा होगा तो कैसा बनेगा, है ना। उसके बाद में ग्रामेटिकल एरर से 3 प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक के 2 प्रश्न, एनी जॉर्ज का 1 प्रश्न आया था, एनी जॉर्ज भी पढ़ा रखा है। एक आपका राइटर का नाम आया था, ये एनी जॉर्ज वाला भी कल वाले वीडियो में ही शायद कराया है, मतलब कि कहानी और उनके लेखक वाली वीडियो करा रखी है ना, 2 दिन पहले कराई थी हमने शायद। उसमें जितनी भी हिंदी की कहानी है उनके लेखक करवा दिए हैं, जितनी भी इंग्लिश की कहानी और पोएम है उनके लेखक करवा दिए हैं ना। तो वहाँ से क्योंकि लेखकों के नाम पूछ रहे हैं, आज भी एक लेखक का यार नाम ये पूछा है और एक एनी जॉर्ज का नाम पूछा, तो 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो 2 प्रश्न ये आपके आए थे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस था, कैसा लगा बता देना। बाकी आप ये देख सकते हैं, जिन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, और ये देखो हमारा अस्पताल सहायक वाले नोट्स का ये फोटो आपको दिख रहा है। हेलो सर, आपके नोट्स से काफ़ी यूजफुल रहे, काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प मिली थी और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं। इसके बाद में आप ये सामान अर्हता वाले नोट्स देख सकते हैं, इनका फोटो लगा दिया हमने। प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये पूरा देखो, पूरा प्राचीन इतिहास बढ़िया से समझा रखा है, इसका ग्राफ वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में जब आप नोट्स ले लेंगे, केवल प्राचीन इतिहास के नहीं, सारा एमपीजी के वगैरह सब कुछ डला है, ठीक है। इधर डेमो बता रहे हैं प्राचीन इतिहास आपको, सामान्य अर्थता, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, इन सब के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सामान्य अर्थता परीक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लोग नोट्स लेंगे उनको इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। और जैसे अस्पताल का एग्जाम खत्म होता है वैसे ही हम इसकी क्लासेस चालू कर देंगे, इसका प्रैक्टिस सेट लाना चालू कर देंगे, वो सब भी आपको इस ग्रुप में मिलता रहेगा। अभी आपको 199 में मिल रहा है, और जो लोग कोई नोट्स ले चुके हैं इससे पहले हमसे, उनके लिए मात्र 148 रुपये में ये नोट्स और व्हाट्सएप ग्रुप की सदस्यता आपको मिल रही है, ठीक है मेरे भाई। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं पॉलिटी के नोट्स हैं, और ये हमारे अस्पताल सहायक के नोट्स का वो स्क्रीनशॉट है जो प्रश्न आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। थोड़ा वीडियो हमारा लेट आता है, थोड़ा वेट कर लिया करो, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं और ऑथेंटिक और रियल प्रश्न लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स ले लेने हैं, और यही वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको अपने प्रश्नों को भी शेयर करना है, ठीक है, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी कमेंट आएंगे उनका सबका रिप्लाई करेंगे। आपको कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी कमेंट आपको करना है, बुरा करो बुरा कर दो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कमेंट करना अच्छा कमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।